तोरा मन कहलाए, तोरा मन कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी भूधूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सब का दाता। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सब का दाता। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हरदम, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से न भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण तो इनकरेक्ट वे से अगर ऑर्डर दिया जाएगा तो प्रॉब्लम यही आएगा कि वो जो चीज घटित नहीं हो पाएगी, जो घटना जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम नहीं आएगा। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि भाई अ, अगले दिन निर्णय तो करते हैं कि भाई कल सुबह में उठ के ये करेंगे, 4 बजे का अलार्म भी सेट कर दिया, पर सुबह 4 बजे इंटेलेक्चुअल सेंटर के बदले सेक्स सेंटर जाग जाता है और परिणाम बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल सेंटर ने इमोशनल और सेक्स सेंटर को कंसर्न नहीं किया था, उनकी सहमति नहीं ली थी। इसके परिणाम ये आया कि ये दोनों ने रिबेल किया, रिवोल्ट हुआ, और इसकी वजह से ये परिणाम नहीं आया। ये एग्जाम्पल देखा था। अभी इसी एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ तो एक और एग्जाम्पल भी उन्होंने पिकनिक का दिया है,
पर मानो कि दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई इंटेलेक्चुअल सेंटर ने तय किया कि कल ये करेंगे। अब रात को नींद अच्छी नहीं आती है, गर्मी बहुत है, मच्छर है। तो सुबह में जब उठने का टाइम आएगा तो वह उसी समय वहाँ भी यही प्रॉब्लम आएगा। इमोशनल सेंटर कहेगा कि भाई अच्छी नींद नहीं आई है, अभी तो सोना है। उसमें साथ में इंस्टिंक्टिव सेंटर भी जुड़ जाएगा। हालांकि हम चार केंद्र में इंस्टिंक्टिव की बात नहीं करते हैं, पर जब ऐसा बॉडी के लेवल पर कुछ होता है तो इंस्टिंक्टिव इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर नींद अच्छी नहीं आती है तो इंस्टिंक्टिव भी इन्वॉल्व हो जाता है, और इमोशनल सेंटर फिर लीड ले लेता है और कहता है कि नहीं, आज तो नींद अच्छी नहीं आई है, तो अभी हम नहीं उठेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इस तरह अलग अलग आप एग्जाम्पल लेके भी ये देख सकते हैं कि भाई किसी न किसी तरह बहाना निकाल के ये इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर हमें जो करना है वो करने नहीं देते, क्योंकि हमने जो जो डिसीजन है वो हार्मनी में नहीं है। जो निर्णय लिया गया है इंटेलेक्चुअल सेंटर, उसमें इमोशनल और सेक्स सेंटर को भी सम्मिलित नहीं किया है। तो ये परिणाम आता है और हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम ऐसा देखते हैं। अब दूसरा एक एग्जांपल दिया, देखते हैं। एग्जांपल नहीं, पर मानो कि अभी सवाल ये होता है कि ये दूसरे सेंटर्स का सपोर्ट किस तरह लिया जाए। हमारा प्रॉब्लम तो ये है कि ये तो हम थियोरिटिकल देखते हैं, जानते हैं कि भाई ये इंटेलेक्चुअल सेंटर ने ऐसा किया, इमोशनल सेंटर ने, पर अंदर कहाँ इंटेलेक्चुअल सेंटर है, कहाँ इमोशनल सेंटर है, किस तरह काम करता है, वो तो हमें हम देख नहीं सकते अंदर। तो हमारे पास तो इतनी सेंसिटिविटी भी नहीं है कि क्या है ये, अभी देखो ये इंटेलेक्चुअल सेंटर ऐसा कर रहा है, या इमोशनल सेंटर ने अभी ये इस तरह का ये रिबेल किया है। तो ये सब हम अंदर तो देख नहीं सकते। हम तो परिणाम से देख सकते हैं कि हाँ भाई आज तो सुबह में प्रैक्टिस नहीं हुई, तो ऐसा हुआ होगा कि इमोशनल सेक्स सेंटर ने ये नहीं होने दिया होगा, ऐसा हम सोचते हैं और परिणाम से तय करते हैं। हकीकत में अंदर तो हम ये नहीं कर सकते। तो फिर ये दूसरे सेंटर्स का सपोर्ट कैसे लेंगे? अब यहाँ तो साफ तो कहते हैं तावरिया जी कि भाई इंटेलेक्चुअल सेंटर को इमोशनल सेक्स सेंटर का सपोर्ट लेना चाहिए, उनको कंसर्न करना चाहिए, पर किस तरह? ये सवाल तो हर एक साधक के दिमाग में उठता है और उठना ही चाहिए कि भाई मुझे ये कल करना है, तो मेरा इमोशनल सेक्स सेंटर कुछ गड़बड़ नहीं करे तो मैं क्या करूं? तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल सोचा कि भाई एक समझाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि किस तरह हम सपोर्ट ले सकते हैं। मानो कि आप एक तावड़िया जी का ही लेक्चर सुन रहे हैं, और वो लेक्चर प्रिज्म के ऊपर है, और प्रिज्म के ऊपर का लेक्चर बहुत अच्छा है, आप कन्विंस होते हैं। उसमें एक वाक्य वो बोलते हैं कि भाई अगर आप प्रिज्म सिद्ध कर लोगे तो दीवार के आर पार भी देख पाओगे, मतलब भूत भविष्य में भी आप देख पाओगे, इतना ये प्रिज्म की एक्सरसाइज पावरफुल है। और उन्होंने ऐसा कहीं बताया भी है। तो ये मानो कि एक व्यक्ति ने सुना, हमने सुना कि भाई अरे वाह, इसे तो ये इतनी शक्ति आ जाती है कि हम दीवार के आर पार भी देख सकते हैं, तो कल से बिल्कुल करना चाहिए। तो ये एक इंस्टिंक्टिव सेंटर, इंटेलेक्चुअल सेंटर ने यहाँ निर्णय कर लिया। हमें तो अंदर कुछ पता नहीं है कि इसने कभी निर्णय निर्णय कर लिया, पर मानो कि इंटेलेक्चुअल सेंटर ने यहाँ निर्णय कर लिया कि भाई प्रिज्म एक्सरसाइज इतनी पावरफुल है तो कल से हम करेंगे। ये तो दिन में बात हुई, लेक्चर दिन में सुना, अभी रात को याद आ गया कि हाँ कल से तो प्रिज्म करना है। अब नॉर्मली इसमें 4 बजे उठने की ये नहीं है, क्योंकि प्रिज्म हम नॉर्मली दिन में करते हैं, और खास करके एक्सरसाइज के बाद करते हैं। अब सवाल ये आता है कि फिर से कि भाई ये अभी हम उसी दौरान रात को जब ये तय करते हैं कि कल करना है, उसी दौरान हमें इमोशनल सेक्स सेंटर का सपोर्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि जब सुना था तब तो याद नहीं आया था। पर अब जब हमने याद किया कि कल से प्रिज्म करना है, तो क्या करें, हम इमोशनल सेक्स सेंटर का सपोर्ट के किस तरह लेंगे? तो ये जैसा एक अंदर निर्णय आया कि कल से करना है, उसी दौरान हमें हमारे इमोशंस को जगाना है। इमोशंस क्या है वो तो हम जानते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, हर एक व्यक्ति अपने इमोशंस तो जानते हैं, एक फीलिंग अंदर होती है। और हर व्यक्ति को अलग अलग कारणों से अलग अलग ढंग से फीलिंग आती रहती है। तो फीलिंग क्या चीज़ है वो कोई समझाने की बात नहीं है। तो यहाँ एक क्या करना है कि हमें इमोशनल सेंटर को अराउज करना है, वहाँ उसको जागृत करना है। और उसमें एक इमोशनल इमोशनल होके कुछ
सेंटेंस या कुछ चीजों को हमें विचार करना है कि भाई जैसे कि प्रिज्म है तो प्रिज्म करने से क्या होगा। तो एक तो ये सोचना है, भावपूर्वक सोचना है कि अगर मैं प्रिज्म करूंगा अच्छी तरह तो देखो मेरा मन कितना चंचल है, बार बार कोई चीज के ऊपर स्थिर नहीं रहता है, कोई जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं होता है। तो मुझे ये ये चीज करनी है, तो उसके लिए अगर मैं प्रिज्म अच्छी तरह कर सकता हूँ तो मुझे ये इतना सारा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये जो एक पहला बेनिफिट आप ऐसा सोच सकते हैं इमोशनल लेवल के ऊपर, नॉट थिंकिंग के पर इमोशनल लेवल के पर, कि भाई ये मेरे लिए कितनी उपयोगी चीज है, मेरा चंचल मन अगर स्थिर हो जाता है तो ये कितनी बड़ी बात है। दूसरा ये भी सोच सकते हैं कि भाई रिदम करने से मेरा अटेंशन जो भटकता है, मैं जब गायत्री करता हूँ प्रैक्टिस करता हूँ तो कितनी मैकेनिकली करता हूँ, तो मेरा अटेंशन भी स्थिर होना तो चाहिए। तो अगर मैं प्रिज्म करता हूँ तो मेरा अटेंशन स्थिर हो जाएगा, तो सब चीजें इसके साथ साथ में ठीक ठाक हो जाएगी। तो इस तरह का ये दूसरा विचार। इस तरह जितने भी आपको पॉजिटिव विचार आते हैं वो चीज के बारे में जो कुछ करना चाहते हैं, ये तो प्रिज्म एक एग्जाम्पल है, पर आपको और कुछ करना है तो उसके बारे में इस तरह पॉजिटिवली आपको थिंक करना है, और इमोशनल लेवल के ऊपर जाके एक फीलिंग लाके, जैसे कि हम किसी से बात करते हैं तो अगर प्रेम पूर्वक बात किस तरह करनी है तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है, एकदम रूटलेसली बात करते हैं तो हमारे अंदर दूसरी ये होती है। तो ये फीलिंग क्या है हम जानते हैं। तो इस तरह अगर आप इमोशनल लेवल को जगा के कोई भी निर्णय करेंगे तो समझो कि आपका सपोर्ट इंटेलेक्चुअल सेंटर को इमोशनल सेंटर से मिल रहा है, ये समझना है। और जो संभावना बन जाएगी कि दूसरे दिन आप वो प्रैक्टिस अच्छी तरह कर पाओगे। यहाँ सेक्स सेंटर के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि इमोशनल सेंटर अगर एक बार हाँ कर लेता है, वो कन्विंस हो जाता है, तो सेक्स सेंटर अपने आप में उसको ये करता है, सपोर्ट करता है। तो यहाँ सेक्स सेंटर के लिए और खास करने की जरूरत नहीं, इमोशनल सेंटर को ही पकड़ना है और इमोशनली हमें इसके साथ में थिंकिंग करके ये निर्णय कंप्लीट करना है। तो इस तरह आप करोगे तो जो है वो इंटेलेक्चुअल सेंटर का अकेला निर्णय नहीं होगा, उसमें इमोशनल सेंटर भी इन्वॉल्व है, ऐसा समझा जाएगा। तो इसके ऊपर आप विचार करना और प्रयोग भी करके देखना। कोई चीज़ आपको करनी है और नहीं हो पाती है तो इस तरह इमोशनल सेंटर को इन्वॉल्व करके आप किस तरह कर सकते हैं। दूसरी एक बात है, हालांकि ये चार सेंटर की नहीं है, पांचवा सेंटर इंस्टिक्टिव की है, कि जैसे मैंने बताया कि इंस्टिक्टिव सेंटर भी कभी कभी ओवर पावर हो जाता है और ये चारों सेंटर को दबा देता है। इंस्टिक्टिव सेंटर इतना पावरफुल है कि वहाँ तो इंटेलेक्चुअल इमोशनल से किसी की कुछ नहीं चलती है। जैसे कि हम बीमार होते हैं, शरीर के अंदर एक बार बीमारी आ जाती है तो इंस्टिक्टिव सेंटर वो अपने हाथ में पूरा कब्जा ले लेता है पूरी सिस्टम का, और ये आईएसएम को काम ही नहीं करने देते हैं। तो आपने अनुभव किया होगा कि जब आप बीमार है तो आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है वो एकदम स्लो डाउन हो जाएगी, आप कोई नया विचार नहीं पाएंगे, एक रूटीन में मैकेनिकल अंदर पीछे कुछ कुछ विचार चलते रहते हैं ब्रेन में, पर आप कोई थिंकिंग जिसे कहे हैं वो ऐसा थिंकिंग नहीं कर पाओगे आप जब बीमार होते हैं। उसी तरह इमोशनल सेंटर भी काम नहीं करता है, कोई आपके अंदर ना कोई भाव आएगा, नहीं कुछ करने की इच्छा होगी, तो इमोशनल सेंटर भी काम नहीं करता है। सेक्स सेंटर भी एकदम सुसुप्त हो जाता है, और मूविंग सेंटर मतलब चलने फिरने का वो भी सब बंद हो जाता है। तो इंस्टिंक्टिव सेंटर एक और पावरफुल सेंटर है कि ये आईएसएम केंद्रों के ऊपर कभी कभार जब जरूरत पड़ती है तो वो कब्जा ले लेता है, और जब तक शरीर ठीक नहीं होता है ये चारों केंद्र भी ठीक ठाक रूप में काम नहीं करते हैं। तो ये हमारा अनुभव है, तो इससे हम ये इंस्टिंक्टिव सेंटर पर का ये काम एक देख सकते हैं। अब एक मैं सोच रहा था गायत्री मंत्र करते करते मुझे विचार आया कि गायत्री मंत्र के अंदर एक शब्द ऐसा है कि वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को रिफ्लेक्ट करता है शायद, ये मेरा अनुमान है। तो गायत्री मंत्र तो हम सब करते हैं, तो आपको अ, ख्याल में आ रहा है कोई कि ऐसा कोई शब्द है इसके अंदर कि जो कोई रिजल्टेंट इंटेंसिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है वो तो हमने लास्ट टाइम समझ लिया था कि तीनों केंद्रों के अंदर
जो प्लस माइनस होता है उसके बाद में जो स्कोर बनता है, फाइनल स्कोर, उसको हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहते हैं। तो गायत्री मंत्र तो हम जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यहाँ एक शब्द आता है धीमहि। धी का मतलब क्या होता है? शुद्ध बुद्धि, प्रज्ञा। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी के अंदर हमने लास्ट टाइम देखा था कि तावरिया जी ने, जब बहुत सारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इकट्ठी होती है तो तावरिया जी ने दो चीज हमें बताई थी। एक थी अंडरस्टैंडिंग का एक जो एकम बनता है, वो अंडरस्टैंडिंग का एकम बनता है, और दूसरा जो है वो विजडम का यूनिट बनता है। तो वो भी हमने लास्ट टाइम देखा था कि 1,50,00,000 यूनिट तक की एनर्जी हम इकट्ठी करते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी की, तो एक एकम अंडरस्टैंडिंग का बनता है। और उसको 1,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये एक अंडरस्टैंडिंग का यूनिट है, इसको 1,000 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो विजडम का एक यूनिट बनता है। अब ये जो विजडम है वो प्रज्ञा के बराबर है। तो गायत्री जब हम बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं तो हमारे अंदर एक दिन प्रज्ञा जाग जाती है, और वो प्रज्ञा जागती है, वो ये विजडम का जो यूनिट है इसके इक्विवेलेंट है। मतलब कि विजडम का यूनिट इकट्ठा करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना सारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी से एक यूनिट ऑफ विजडम बनता है। इसी तरह गायत्री का बहुत घनिष्ठ अभ्यास, जो 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 लोग गायत्री को सिद्ध कर लेते हैं, उनके अंदर फिर ये धीमहि शब्द जो है वो यहाँ उसको उसका ये परिणाम मिलता है, जो धीमहि कहते हैं कि मेरी बुद्धि को प्रकाशित कर। तो ये यहाँ रिजल्ट मिलता है, और वो रिजल्ट है ये विजडम का यूनिट बनना जब चालू होता है तब। तो एक ये मेरे करते करते समय जो विचार आया था, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करेंगे, इसीलिए यहाँ बताया। ठीक है, तो इतना थोड़ी एक्स्ट्रा बात कर ली। अभी बुक के अंदर क्या है वो पढ़ते हैं। पेज नंबर 112। आज लाइट नहीं है, और गर्मी बहुत हो रही है क्योंकि ये तूफान की वजह से सब चेंजेस आ गए हैं। तो अब लास्ट टाइम में जो देखा था उसके विपरीत एक और एग्जांपल तावड़िया जी यहाँ देते हैं, और उसको करेक्ट वे कहते हैं। तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि नाउ लेट अस सपोज दैट द सेम पर्सन wishes to get up at 4 a.m. the next day for a picnic that is fixed. He sets the alarm for 4 a.m. Up correct way. The previous night, very many thoughts passed through his mind regarding the next day's picnic and his contribution to the share of the fun. तो अभी रात को विचार करते हैं, और उसमें बहुत उसको खुशी मिलती है, मजा आती, मजा मजा का एक अंदर भाव आता है कि भाई कल पिकनिक में जाएंगे, ऐसा मौज मजा करेंगे, इस तरह का उसके अंदर विचार चालू हो जाते हैं रात से ही। The thought of the picnic has been thus sent over to the emotional center, and emotional center has already responded. अब क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसा है, देखो इमोशनल सेंटर में भी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ चीजों के अंदर इमोशनल सेंटर बहुत जल्दी एग्री हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें इमोशनल सेंटर को भी पसंद है, और वो पसंदगी वाली कुछ बात होती है, तो इंटेलेक्चुअल सेंटर को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो इमोशनल सेंटर को भी बताता है और वो कन्विंस हो जाता है। तो जब रात को ये व्यक्ति विचार करता है कि कल ऐसे मौज मजा करेंगे, तो उसमें इमोशनल सेंटर भी अपने आप में इन्वॉल्व हो जाता है, और उसकी सम्मति मिल जाती है। तो यहाँ काम आसान क्यों हो गया? क्योंकि इमोशनल सेंटर भी चाहता है कि भाई पिकनिक जैसा हो, जरा मौज मजा हो। तो इस तरह कुछ चीजों के अंदर इमोशनल सेंटर का रिस्पॉन्स जल्दी और आसानी से मिल जाता है। In the morning, on the stroke of the alarm or even few minutes earlier, the command reaches to the moving center, and the moving center, on receiving a joint command, makes the person jump out of the bed, and the person strange, strangely is fresh at 4 a.m. than he normally is
at 7 a.m. his normal time to wake up. अब देखो इसका ये प्रभाव शरीर के ऊपर भी कितना पड़ता है पॉजिटिवली, कि नॉर्मल कोर्स में वो आदमी 7 बजे उठता है, यहाँ तो 4 बजे जब जब अलार्म की घंटी बजी और एकदम जंप मार के वो व्यक्ति उठ गया, क्योंकि उसके अंदर एक उत्साह था, उसको एक मौज करने के लिए जाने का एक अंदर भाव था, तो वो एकदम वो अपने आप में उठ जाता है। जो रोज तो 7 बजे भी धीरे आराम से उठता है, वो आदमी 4 बजे एकदम जंप मार के उठ जाता है। तो जब इमोशनल सेंटर का सपोर्ट मिलता है तो इतना सारा चेंजेस हमारे अंदर आता है, क्योंकि इमोशनल सेंटर जब जागता है तो उसके साथ में बॉडी के अंदर केमिकल भी काम करने लगते हैं। तो कुछ केमिकल इस तरह के काम करते हैं कि हमारे अंदर एक उत्साह आ जाता है और काम भी हम फटाफट कर लेते हैं। The reader will notice that in all commands, the intellectual, if it were to consciously or unconsciously consult the other directors, the result is certain and positive. तो ये एक खास देखना है कि इंटेलेक्चुअल सेंटर जब कमांड देता है, वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली पहुंचता है तो अच्छा है, नहीं तो अनकॉन्शियसली भी पहुंचना तो चाहिए। तो यहाँ तो जो पिकनिक का एग्जांपल है उसमें तो अनकॉन्शियसली पहुंच गया था, इसमें ज्यादा कुछ करने का नहीं था। पर कोई साधना की बात आती है तो जरा उसमें हमें कॉन्शियसली करना पड़ता है, जैसे हमने प्रिज्म का एग्जांपल के अंदर देखा। तो कुछ जगह पर कॉन्शियसली करना पड़ता है, कुछ जगह अनकॉन्शियसली भी हो जाता है, पर पहुंचना चाहिए किसी भी तरह। इमोशनल सेक्स सेंटर तक ये कमान पहुंचना चाहिए, तभी उसका रिजल्ट आ सकता है। ऑफ ऑल द ह्यूमन वीकनेसेस, द ग्रेटेस्ट परहैप्स is considered by many is the weakness of egoism. तो जो ह्यूमन वीकनेसेस है वो तो बहुत सारी है, हम जानते हैं, और वो सबसे अंदर, उसके अंदर सबसे पावरफुल जो वीकनेस है वो ईगो की वीकनेस है। जब ईगो जागता है तो अ, इससे बहुत दो परिणाम आते हैं। जो उल्टा है वो सीधा भी हो सकता है और सीधा उल्टा भी हो सकता है। तो ईगो के कारण कभी चीज जो सीधी चल रही है उसको हम उल्टा देते हैं, और कभी ईगो का एक फोर्स मिलता है तो जो चीज उल्टी है उसको भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं। पर नॉर्मल कोर्स में ईगो जो है वो एक वीकनेस है। और दूसरी बात हमें ये समझनी है, आगे भी हमने देखा था कि हर एक सेंटर का अपना एक ईगो होता है। तो इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है, ईगो माने कि एक पर्टिकुलर टाइप के आईज होते हैं, जैसे मैनी आईज है, उसमें कुछ आईज ऐसे हैं जिसको हम ईगो कहते हैं, ईगो वाले ये आई है। तो हर एक सेंटर के अंदर आई तो पड़े ही है, तो इसमें हर एक सेंटर के अंदर ये ईगो वाले भी आए हैं, वो कभी कभार जाग जाग जाता है। तो और जागता है तो उस तरह का वो उसका सेंटर का बिहेवियर इस तरह हो जाता है। तो ये हमको ये भी एक देखना है, कभी हमारे अंदर ईगो आता है तो ये कौन से सेंटर से आया वो जरा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर से तय होगा कि ये इमोशनल सेंटर से आया है या इंटेलेक्चुअल सेंटर। क्योंकि कभी जब बात होती है कोई ऐसी चर्चा विचारणा की या कोई इंटेलेक्चुअल सेंटर का इन्वॉल्वमेंट की बात होती है, और कभी ईगो एकदम आ जाता है कि हाँ मुझे तो सब समझ में आता है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो समझना कि ये इंटेलेक्चुअल सेंटर से ईगो निकल के आया है। और कभी कभार इमोशनल सेक्स और दूसरे सेंटर से भी आता है। स्पोर्ट्स के अंदर हम देखते हैं तो मूविंग सेंटर का एक ईगो बहुत पावरफुल हो जाता है। तो इस तरह ये भी हमें एक ऑब्जर्वेशन का हमारा एक विषय है, कि हम देख सकते हैं कि भाई कौन से सेंटर से ये ईगो काम कर रहा है। In turn, egoism leads to greed, possessiveness, standing on false prestige, aloofness, cruelty, vanity, telling lies, love of praise, the habit of justify all actions, right or wrong, compared to which the appetite of food, sleep, sex, and straightforward weaknesses by themselves. तो एक देखो ईगो जो है वो जाग जाता है तो कितनी सारी चीजों को वो ले आता है, उसमें ग्रीड भी हो सकती है, पजेसिवनेस हो सकती है, फॉल्स प्रेस्टीज होती है, कई लोगों को एक
अपनी प्रेस्टीज के बारे में, अपनी एक क्या कहते हैं प्रेस्टीज को, एक जो एक मैं अभी इसका हिंदी तो नहीं कर सकता, प्रेस्टीज आप समझते होंगे। तो ये ऐसी चीजें जो है वो चीजें हमारे अंदर ईगो के द्वारा आती है, अलोफनेस आती है, एकलता, क्रुअल्टी आती है, मतलब कि एक घाटकीपना, एक इस तरह की आता है ये सब, वेनिटी, टेलिंग लाई, ये हम सब शब्द जानते हैं। तो ये और खास करके एक यहाँ बताया है, हैबिट टू जस्टिफाई ऑल एक्शंस। ये एक बहुत बुरी और बहुत गंभीर चीज सबके अंदर, हमारे सबके अंदर पड़ी होती है, कि जो हमने किया बस वो सच ही है। कई बार तो हम जानते हैं कि सच नहीं, फिर भी हम इसको सच बताने का, मनाने का खास प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने किया है तो मैं तो गलत हो ही नहीं सकता हूँ, मैंने किया है तो ये सच ही है। तो ये ईगो का एक वलन बताता है कि जस्टिफाई ऑल एक्शंस, राइट और रॉन्ग, वो अगर गलत है तो भी वो ऐसा ही बताएगा कि नहीं ये मैंने किया वो तो सही है। इस तरह के बहुत सारे ये आते हैं। और उसको हम चार प्रकार की एपिटाइट में भी देख सकते हैं, फूड, स्लीप, सेक्स, और फिर आगे दूसरी वो एपिटाइट बताते हैं, एक्चुअली पांच प्रकार की एपिटाइट बताते हैं। तो उसके अंदर ये ईगो का कहाँ इन्वॉल्वमेंट है वो हम देख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट, we can take another incident. Just as the centers of a person revolve, centers of different persons also revolve to any direct command. तो ये अभी एक दूसरी बात यहाँ एक कह रहे हैं कि भाई जैसे कि हमारे एक ही व्यक्ति के अंदर अलग अलग सेंटर है, और अलग अलग सेंटर्स के बीच में ये प्रॉब्लम है, अलग अलग सेंटर हार्मोनी के अंदर नहीं है, इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है, क्योंकि दोनों के अलग अलग मतभेद होते हैं, और दोनों अपने अपने मत के ऊपर स्टिक रहते हैं, चिपके रहते हैं। तो इसीलिए ये एक व्यक्ति के अंदर हम इस तरह का फ्रिक्शन, स्ट्रगल वगैरह देख सकते हैं। अब इसी तरह दो व्यक्ति जब आमने सामने आ जाती है, तभी दोनों के सेंटर से ये व्यक्ति, मतलब कि ये हम कहते हैं कि ये दो व्यक्ति आए, हकीकत में तो ऐसा ही समझना है कि दो व्यक्ति के दो सेंटर ही अभी आमने सामने आ गए हैं। तो एक व्यक्ति के सेंटर्स में से कोई एक आध चीज आती है कि नहीं ऐसा होनी चाहिए, सामने वाली व्यक्ति कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो उसके जो सेंटर्स अलग कह रहा है, ये व्यक्ति का सेंटर अलग कह रहा है। तो दो व्यक्ति के अंदर भी ये दो प्रकार के अलग अलग सेंटर्स काम कर रहे हैं। यहाँ एक एग्जांपल यहाँ ये दे रहे हैं, unless based on extreme fear or great love, any direct command is hurtful and resented. अब 5 मिनट के अंदर एक ब्रेक आएगा। अब ये एक दो चीज ऐसी है कि जहाँ ये कमांड नहीं चलता है, मतलब कि वहाँ अपने आप में सेंटर्स काम समझौते से कर लेते हैं, और ये है एक एक्सट्रीम फियर और दूसरा ग्रेट लव। तो हम ये तो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जहाँ एक्सट्रीम फियर होता है वहाँ दूसरी व्यक्ति के पास काम कराना आसान हो जाता है। जैसे कोई बॉस होता है, ऑफिस में कोई बॉस या सेठ कोई भी होता है, तो वो उसके जो कलीग को या उसके जो अंदर जो व्यक्ति है उसको कहते हैं, उसको मानना पड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति को फियर है कि अगर मैं नहीं मानूंगा तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ जहाँ फियर है वहाँ कमांड अपने आप में ये हो जाता है, पास ऑन हो जाता है कमांड, और चीज बन जाती है। और दूसरी इसी तरह जब एक प्रेम का भाव होता है, जैसे कि फैमिली के अंदर माँ बेटे का है या दूसरे हस्बैंड वाइफ का है, तो जहाँ एक प्रेम का भाव होता है तो एक व्यक्ति कहती है तो दूसरी व्यक्ति शायद वो एक्सेप्ट न करे, उसको शायद पसंद ना भी हो, फिर भी वो मान लेती है। तो जहाँ प्रेम का भाव होता है वहां भी ये प्रॉब्लम नहीं होती है, दूसरे व्यक्ति के सेंटर्स भी एग्री हो जाते हैं। तो ये हम बहुत एग्जाम्पल में देखते हैं कि ऐसा होता है। उसमें एक फियर का है और एक प्रेम का है, ये हमें ध्यान रखना है। प्री सपोज द
ट्रम्प ऑफ इंटेलेक्चुअल ओवर द इमोशनल सेंटर। तो वो जब ऐसा होता है तब ये इंटेलेक्चुअल सेंटर की जीत वहाँ एकदम आसानी से हो जाती है, वहाँ निश्चित है उसकी जीत। क्योंकि ये फियर होता है तो वो सामने वाली व्यक्ति मान लेती है, तो यहाँ इंटेलेक्चुअल सेंटर की जीत हो जाती है। और जहाँ प्रेम का भाव होता है वहाँ भी सामने वाले व्यक्ति मान लेते हैं, उनके सारे सेंटर्स मान लेते हैं, और वहाँ भी कोई स्ट्रगल होता नहीं है। Let us take the common incident of a boy or a girl in love and the parents objecting. तो कभी कभी हमारे फैमिली में ऐसा होता है, और हम कहीं फिल्मों में भी देखते हैं, पुरानी फिल्मों में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट के ऊपर ही फिल्में बनती थी कि एक लड़का लड़की प्रेम के अंदर है और माँ बाप, दोनों के माँ बाप जो है उसका विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह का एक इंसिडेंट यहाँ उन्होंने लिया है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आइडियल क्या है, करेक्ट वे क्या है। द पेरेंट्स accepted that for the good of their child, into bracket, the parents accepted for the, तो मतलब कि जो यहाँ जो पेरेंट्स मान लेते हैं कि भाई ये जो पेरेंट्स जो है जो विरोध करते हैं वो बच्चे की भलाई के लिए करते हैं, ऐसा यहाँ मान लेते हैं, प्री सपोज। The parents do not approve and wish to force their views। तो पेरेंट जो है वहाँ एग्री नहीं करते कि नहीं भाई ये लड़के से या ये लड़की से तुझे शादी नहीं करनी है, तो इस तरह वो अप्रूव नहीं करते हैं और अपनी जो विचारधारा है वो थोपने का बच्चे और बच्ची के ऊपर प्रयत्न करते हैं। The result is that if they be strong and prevails, the child is miserable, and if the child is strong and insists in having his or her own way, the parents are miserable। तो ये तो होगा ही कि दोनों में से, अगर दोनों के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता और कोई दोनों में से कोई भी जिद पकड़ के बैठ गया है, तो जब माँ बाप जिद पकड़ के बैठ जाते हैं तो बच्चे को सफर होना पड़ता है, और जब बच्चा एकदम जिद पकड़ के बैठ जाता है और तब माँ बाप को सफर होना पड़ता है। The working of the centers jointly in the parent is on one side and that of the child on the other। तो यहाँ जो सेंटर्स का एक डिवीजन हो गया है, मानो कि एक अंदर बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल सेंटर जो कह रहा है या दूसरे सेंटर भी साथ में मिलके कह रहे हैं, और पेरेंट्स के अंदर जो है वो दूसरी प्रकार के सेंटर जो है वो कह रहे हैं। हो सकता है कि पेरेंट्स के अंदर इमोशनल लेवल के ज़्यादा एक्टिव है और उसको इंटेलेक्ट। द वर्किंग ऑफ द सेंटर्स jointly in the parent is on one side and that of the child on the other। तो बच्चे के अंदर कोई भी सेंटर्स का एक एक प्रीडोमिनेंट सेंटर्स का जोर होगा, और पेरेंट्स के अंदर दूसरे टाइप के उसका जोर होगा। हो सकता है कि बच्चे के अंदर ये इमोशनल और सेक्स सेंटर्स का एक ज़्यादा प्रभाव रहेगा, और माता पिता के अंदर इंटेलेक्चुअल सेंटर का प्रभाव ज़्यादा रहा हो, ऐसा वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। नो वन केयर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द प्रोसीजर। तो ये जानना चाहिए, और ये हमारे फैमिलियों के अंदर हर जगह पर ऐसी चीजें, ये नहीं तो ऐसी चीजें होती रहती है। ये तो यहाँ तो एक प्रेम की बात है, पर कई बार माँ बाप और बच्चों के बीच में एक घर्षण होता रहता है, कोई चीजों के बारे में। बच्चे को कोई बाइक चाहिए, स्कूटर चाहिए, और माँ बाप कहते हैं कि नहीं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों के अंदर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। पर राइट प्रोसीजर से अगर वो चीज़ को टैकल किया जाए और दोनों के अंदर समान सेंटर्स का भाव आ जाए, समान सेंटर्स काम करने लगे, तो वो चीज़ आसानी से हो सकती है, मतलब कॉम्प्रोमाइज लेवल पर हो सकती है। तो अभी ये एग्जाम्पल का करेक्ट वे क्या होना चाहिए। द पेरेंट्स must first sit together and with unbiased mind review the situation and come to a just and fair conclusion। तो पहला उपाय तो ये है कि भाई ऐसे झगड़ने का कोई मतलब नहीं है,
बच्चा अकेला कुछ बोलता है, मेरे माँ बाप में से कोई एक बोलता है, हाँ ना करते रहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि माँ बाप और बच्चे को साथ में बैठ के बैठना चाहिए और साथ में कुछ डिस्कस करना चाहिए, और डिस्कस करते करते धीरे 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 कन्विंस करके कुछ एक नतीजे के ऊपर पहुंचना चाहिए। वेरी ऑफन देयर माइंड्स आर बायस्ड। अभी ये तो प्रॉब्लम है ये कि क्योंकि ये बायस माइंड है, इसीलिए तो ये प्रॉब्लम है। क्योंकि बच्चा जो है वो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, वो प्रेम में पड़ा है तो कहते हैं भाई प्रेम अंधा है, तो वो कुछ नहीं देखेगा। और माँ बाप और बहुत सारी देखेगा, जात पात देखेगा, लड़का पैसा वाला है या लड़की पैसे वाली है कि नहीं, उसके खानदान कैसा है, बहुत सारी चीज माँ बाप जो देखते हैं जो बच्चा नहीं देखता, और बच्चे को उसकी कोई पड़ी भी नहीं होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि बायस माइंड, खास करके पेरेंट्स के अंदर बायस माइंड होता है, क्योंकि अपनी एक धारणा होती है। वो पहले से मान लेते कि भाई मेरे बच्चे की तो शादी मैं इसी तरह करूंगा, इसी तरह ऐसा होगा वैसा होगा। तो एक उसका एक पूर्व धारणा उसके अंदर होती है, और बच्चा उससे विपरीत विपरीत कुछ करने का प्रयत्न करता है तो उनको शौक लगता है, और ये घर्षण चालू हो जाता है। They must examine their child's true worth, and not as they see him or her. They must take into account the other boys or girls through merits, circumstances, progress, and or education into account, and then decide. तो ये एक उसके अंदर ट्रू वर्ड्स क्या है बच्चे के अंदर, वो देखना चाहिए। और ऊपर ऊपर से नहीं उसको देखना चाहिए, पर इसके अंदर ये उसकी इसकी जो भावना है, उसका जो प्रेम है, वो कितना सच्चा है, वो उसको एक बार वो चीज देखनी चाहिए कि वो खाली आकर्षण है, या उसके अंदर एक सच्ची एक कुछ प्रेम का भाव उसके अंदर जागा हुआ है। वो एक देखने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, जो दूसरा बच्चा है, मतलब सामने वाला जो है, अपना बच्चा दूसरे जो सामने वाले को वो प्रेम करता है, वो लड़की है या लड़का है, उसकी अलग अलग चीज है, जैसे कि ट्रू मेरिट, मतलब कि उसके अंदर क्या विशिष्टता है, फिर सरकमस्टांसिस, संजोग किस तरह का है, प्रोग्रेस कैसा है, और उसका एजुकेशन वगैरह कैसा है, ये सब भी देखना जरूरी है। तो सामने वाला जो बच्चा है, उसकी ये सब चीजों को देखना चाहिए, और अपना बच्चा जो उसके अंदर क्या ट्रू वर्ड्स है, क्या उसके अंदर सच्चाई कितनी है, वो देखना चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं। Then one of them, in case of the boy, the mother, and in case of the girl, the father should take the trouble to talk it out. अब ये यहाँ एक जो नेचुरल एक अट्रैक्शन होता है हमेशा, माँ का पुत्र के तरफ एक नेचुरल अट्रैक्शन, वैसे तो दिक्री बेटी के प्रति भी होता है, पर एक कुदरत का एक कुछ ऐसा एक ये होता है कि एक थोड़ा अट्रैक्शन माँ को पुत्र के लिए, और बाप को बेटी के लिए एक आकर्षण एक ज्यादा, थोड़ा सा एक ज्यादा आकर्षण रहता है। ये एक नेचुरल है, कुछ प्रकृति ने ऐसा कुछ बनाया हुआ है। तो यहाँ उसका उपयोग करना है कि ऐसा केस होता है तो अगर बच्चा घर में लड़का है और वो जिद कर रहा है तो माँ को उसके साथ बात करनी है, और बेटी ऐसी कोई जिद कर रही है तो पिता को उसके साथ बात करनी है। The most important point which is overlooked is whether the parents want to consider their child to be adult. तो अगर माँ बाप को समझना है कि हमारा जो बेटा है वो एडल्ट हो रहा है या होता है कि नहीं, वो समझना एक बहुत जरूरी है। मतलब कि जब हम कई बार कहते हैं ना कि भाई ये तो भी बच्चा है, उसको कोई समझ नहीं है, तो ये एक गलत धारणा माँ बाप के अंदर बन जाती है कि बच्चा 18 20 25 साल का हुआ फिर भी बोलते हैं कि नहीं इसको क्या समझ है, उसको कोई भान नहीं है। तो ये एक गलत बात है। उसको पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चा क्या है और उसके अंदर क्या है वो समझने का, उसके अंदर जो वो कितना एडल्ट हो चुका है वो समझना भी माँ बाप को बहुत जरूरी है। They must also realize that the sex and emotional centers have taken command of the boy or girl's mind.
तो ये होता है कि जब जवानी में आती है तो एक तो केमिकल चेंज होते हैं व्यक्ति के अंदर, हार्मोन्स का चेंज, खास करके ये हार्मोन्स का चेंज होता है। और इसकी इसकी वजह से बच्चा और बच्चे के अंदर एक प्रेम का भाव, या यूं कहें कि अपोजिट सेक्स का भाव, दूसरी जो टाइप की व्यक्ति है, मतलब जेंट्स है तो लेडी के प्रति और लेडी है तो जेंट्स के प्रति एक अट्रैक्शन का भाव आता है जब जवानी आती है, तो क्योंकि उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और इसकी वजह से ये ऐसा होता है। और ये हमेशा माँ बाप को कंसिडर करना चाहिए। द कंबाइंड हाई, और इसी कारण ये बच्चों के अंदर इमोशनल और सेक्स सेंसर का प्रीडोमिनेंट ज्यादा रहेगा, ये खास माँ बाप को समझने की जरूरत है। द कंबाइंड हाई माइनस स्कोर ऑफ द इमोशनल, sex and moving centers score cannot be equaled by the parents' joint intellectual score unless they themselves wish to raise their intensity high enough, which can be done. तो यहाँ हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति जवान होता है और उसके अंदर इमोशनल और सेक्स सेंटर जब जोर पकड़ते हैं, तो उसका माइनस हाई स्कोर इतना ज्यादा होता है कि जो माँ बाप के अंदर इंटेलेक्चुअल सेंटर का जितना स्कोर होता है वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो क्या, या तो माँ बाप को अपना जो स्कोर है उसको बढ़ाने की जरूर है, या दूसरा इस तरह जो कन्वर्जेशन करके जो बच्चे के अंदर जो माइनस स्कोर बहुत बढ़ गया है इमोशनल सेक्स सेंटर का, उसको घटाने का प्रयत्न करना है। तो दो रूप से काम करते हैं, एक तो बात करके उसके अंदर इमोशनल सेक्स सेंटर का जो माइनस स्कोर बहुत बढ़ गया है उसको कम करो, और दूसरा माँ बाप को अपने अंदर जो इंटेंस ये जो स्कोर है वो जो थोड़ा कम है उसको बढ़ाने का प्रयत्न करना है। अब किस तरह ये होता है वो आगे बताते हैं। Suppose in the case of their son, the mother must work up her emotional center and go back to her young age and recall the play of emotions. अभी अगर सन और मदर का केस है, मतलब कि माँ एक ये केस टैकल कर रही है, तो उसको क्या करना चाहिए कि अ, उसकी जो जवानी के अंदर, हर एक व्यक्ति के जवानी के अंदर ये इमोशनल सेंटर, सेक्स सेंटर तो एक्टिव होते ही है, और हर व्यक्ति उसके अनुभव से गुजरे हुए होते हैं। तो उसको याद करना चाहिए माता को कि भाई मेरी जवानी भी में भी ऐसा इस तरह का मुझे एक भाव आता था, दूसरों के प्रति एक अट्रैक्शन होता था। तो उसको ये रिकॉल करना चाहिए, और इमोशन वहाँ उस समय किस तरह काम करते थे उसको वो उसको जरा को याद करके उसको ध्यान में लाना चाहिए उसको। विथ ऑनेस्ट मोटिव्स शी मस्ट ट्राई टू हेल्प द बॉडी बॉय। तो उसका एक हेतु शुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई बायस माइंड से नहीं, पर उसको अपने इमोशंस को देखना चाहिए, और उसको समझना चाहिए कि भाई जवानी के अंदर इस तरह के इमोशंस तो आते हैं, और वो कोई गलत नहीं है, सिवाय कि उसकी पसंदगी ठीक ठाक होनी चाहिए। वो कोई और जगह पर ऐसी कोई गलत व्यक्ति के साथ कोई इसमें ना आ जाए, वो ही खाली उनको देखना है। तो इसलिए पहले अपने भाव को उजागर करके उसकी अपनी जो स्थिति थी उसको वो याद करती है, और ऑनेस्टली बच्चे को मदद करने का प्रयास करती है। द क्वेश्चन ऑफ कन्वर्टिंग द बॉय टू हर व्यू डज नॉट अराइज। तो यहाँ ये नहीं है कि उसको जो खुद जो मान रही है वो उसके ऊपर उस तरह का वो उसको वो कन्वर्ट करना चाहती है, मतलब कि वो चाहे कुछ भी माने, पर उसमें ये स्थिति के अंदर आइडियल चीज क्या है वो उसको देख के चलना है। उसके अपने अभिप्राय को उसके ऊपर वो इम्पोज नहीं करना है, उसके ऊपर डालना नहीं है कि भाई नहीं ये मैं मानता हूँ या मैं मानती हूँ, यही तुझे करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ नहीं आता है। द बॉय sensing the right approach drops the guard, that is the emotional and sex centers lower their intensity to normal, the intellectual is left alone to discuss and find out what is best. तो अगर इस तरह का आइडियल रूप में ये सब स्थिति होती है, तब क्या होता है कि जो बच्चा ने जो वो जो एक गार्ड बना के रखा था, मतलब कि एक
एक जो बैरियर उसके अंदर था, वो जो कुछ करना ही नहीं चाहता था, वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। तो अब जिस तरह अच्छी तरह बातें हो रही है और वो माँ अगर इसको समझा रही है, तो क्या होता है कि बच्चा वो चीज को अभी धीरे धीरे छोड़ने के लिए तैयार होता है। और इमोशनल और सेक्स सेंटर की जो इंटेंसिटी है, उसको वो जो एकदम ऊपर चली गई थी, वो उसको धीरे धीरे वो नॉर्मल होती है। और इंटेलेक्चुअल सेंटर भी यहाँ उसके साथ जुड़ जाता है और वो सपोर्ट में आता है। क्योंकि पहले तो बच्चे के अंदर इमोशनल और सेक्स सेंटर ही काम करते थे, इंटेलेक्चुअल सेंटर तो एकदम पैसिव हो गया था। अब जब ये इमोशनल सेक्स सेंटर की इंटेंसिटी थोड़ी टूटी है, तो इंटेलेक्चुअल सेंटर का इन्वॉल्व होना अभी आसान हो गया है। द डिसीजन इज either yes or no, which is an honest yes or no between the boy and the mother. And the needful is therefore pleasantly done, and there is not only harmony between the centers of everyone concerned, but there is harmony between the boy and the parents also. This is normally not follow. तो अगर ये डिसीजन फिर जो भी आएगा, यस में आएगा, नो में आएगा, पर जो आएगा वो सही ढंग से आएगा, ऑनेस्टली आएगा। और जो फिर जो वो हारमोनी होगी, वो हर दोनों के सेंसस के अंदर आ जाएगी। मतलब माँ के सेंसस के अंदर भी हारमोनी में आ जाएगी और बच्चे के सेंसस में भी आ जाएगी। दोनों के सेंसस के अंदर ये हारमोनी हो जाएगी। और ये सब जो होगा वो प्लेजेंटली होगा। मतलब कि जो प्रॉब्लम था वो भी किसी तरह एक सॉल्व हो गया और अच्छी तरह सॉल्व हो गया। क्योंकि माँ ने एक अच्छा रोल निभाया और उसको कन्विंस किया कि भाई ये जो अभी तू कर रहा है तेरी उम्र के हिसाब से, या जो भी चीज है, वो अगर वो समझा पाती है तो वो बच्चा मान जाता है। तो एक अच्छी तरह ये प्रॉब्लम का वो निपट जाता है। तो दिस इज द करेक्ट वे। इस तरह हर एक प्रॉब्लम जो होता है, वो माँ बाप को या दूसरी पार्टियों को, जो जो भी दो पार्टी के बीच में ऐसा कोई स्ट्रगल आता है, तो हमेशा इस तरह करेक्ट वे से उसको करेक्ट करना जरूरी है। There are four main appetites. We live to satisfy these appetites. When someone appears to us as a course of prevention or of obstruction to the satisfaction of this appetites, we are annoyed and are in a rage and put on guard. तो यहाँ एक तवरिया जी आगे भी बताया है कि नॉर्मल कोर्स में फूड, स्लीप और सेक्स, ये तीन, और दूसरी एक दो एपिटाइट है। व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की भूख है ये चीज़ों की। तो ये चीज़ों को व्यक्ति को सेटिस्फाई करना पड़ता है हमेशा, फूड का, स्लीप का, सेक्स का। तो और अगर वो कोई व्यक्ति की ये चीज़ें के अंदर कोई दूसरी व्यक्ति कोई ऑब्स्ट्रक्शन बनती है, उसके अंदर वो बाधा डालने का प्रयत्न करती है। मानो कि एक व्यक्ति को कुछ खाने का बहुत शौक है और वो कुछ घर में खाना चाहता है और दूसरे उसको मना करते हैं। तो वो क्या होता है कि वो व्यक्ति एनॉयड हो जाएगी, उसको अंदर गुस्सा आ जाएगा, चिढ़ चढ़ जाएगी उसके अंदर। और वो एक एक गार्ड के अंदर, गार्ड, यहाँ ये गार्ड शब्द जो है वो एक एक प्रोटेक्शन का अर्थ के अंदर है, कि एक वो अपना प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसा एक सोचने लगता है। एक इसके अंदर एक सावधानी आ जाती है। दैट इज मस्ट द इमोशनल एंड सेक्स इंटेंसिटी एट बेस्ट बिकम अनफ्रेंडली। तो यहाँ जब ऐसा होता है, कोई व्यक्ति का ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो इमोशनल और सेक्स सेंटर जो है वो अनफ्रेंडली यहाँ हो जाता है। और दूसरा एग्जांपल देते हैं कि जहाँ ऐसा अगर नहीं होता है तो वहाँ फ्रेंडली हो जाते हैं। Conversely, when someone appears to be the cause or means or giving us the satisfaction of this appetite, we are happy and become friendly. तो कोई अगर बाधा डालता है तो वो व्यक्ति हमारे लिए अनफ्रेंडली बन जाता है, क्योंकि हमारे अंदर भी जो ये इमोशनल सेक्स सेंटर है वो एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं।
दिस इज हाउ गुड फ्रेंड्स, हस्बैंड एंड वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन फॉल अपार्ट। तो इस तरह ये सब अलग अलग व्यक्ति है या अलग अलग प्रकार के ये होता है। फ्रेंड्स अलग है, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स चिल्ड्रन वगैरह अलग अलग हिस्सों के अंदर हम इनको बांटा जा सकते हैं। Whenever there is some friction or misunderstanding, it is essential that the person concerned first trace these four appetites. तो कोई अगर हमारे खुद के अंदर और या दूसरे की व्यक्ति के साथ में अगर कोई घर्षण अगर होता है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी के साथ में, तो ये जो चार चीज पहली जो है उसको हमें हमारे अंदर चेक करना चेक कर लेना है और देखना है कि ये चार चीजों के अंदर कुछ बाधा आई है इसीलिए हम डिस्टर्ब हो गए कि क्या है कर। Normally, when a person overindulges in one or more of these appetites, then troubles begin. तो एक से ज्यादा एपिटाइटिस के अंदर व्यक्ति ज्यादा इंडल्ज हो जाता है, उसके वो उसमें अंदर ज्यादा से ज्यादा वो डूब जाता है, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। वन ऑफ On the other hand, there are diplomatic persons who know how to satisfy a particular appetite of another person with ulterior motives. तो ये एक मजे की बात है और हम देखते हैं हर जगह के अंदर, गवर्नमेंट में इधर उधर हर जगह कि भाई सामने वाला है उसकी अगर ये चारों जो है एपिटाइज है, फूड है, स्लीप है, सेक्स है, ईगो है, ग्रीड है, इनको अगर हम कुछ तरह सेटिस्फाइड कर सकते हैं सामने वाले का, तो हमारा काम बन जाएगा। तो मानो कोई टेंडर पास करवाना है या किसी से ये काम करवाना है, वो काम करना करवाना है, तो ये चार पांच चीज है, ये एपिटाइट है, हर व्यक्ति की ये एपिटाइट होती है। और एक तरह समझो कि एक वीकनेस भी है ये। तो हम अगर जानते हैं कि वो सामने वाले की ये वीकनेस है और इस वीकनेस के आप उसको जरा उसके अंदर उसको खींच लोगे किसी तरह भी, तो आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे डिप्लोमेटिक जो पर्सन्स होते हैं तो इस तरह काम करते हैं, सामने वाले की एपिटाइट देख लेते हैं और उसको सेटिस्फाई करके अपना काम निकालवा लेते हैं। These five appetites are food, sleep, sex, ego and greed. तो यहाँ चार नहीं पर पांच प्रकार की बताई है। ये तो हम जानते हैं कि फूड एक हमारी एपिटाइट है, स्लीप भी एपिटाइट है, सेक्स भी एक नीड है इसलिए एपिटाइट है। ईगो जो है उसको एपिटाइट कहाँ है पर वो कोई नीड नहीं है, फिर भी हर एक व्यक्ति के अंदर मोर और लेस ईगो काम करता रहता है। और लास्ट में ग्रीड है। ये पांच प्रकार की एक हमारे अंदर एक एपिटाइट होती है। और ये पहले के जमाने में इसको ही कहते हैं साम दाम दंड भेद। तो किसी के पास से अगर काम दाम करवाना है तो साम दाम दंड भेद, ये चारों में से किसी प्रकार से वो व्यक्ति को इसमें से डाल के अपना काम करवा लो। इफ वी अंडरस्टैंड अवर सेल्स, इट इज मच बेटर देन टू अंडरस्टैंड समवन एल्स। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई अगर हमें अपने आप को समझना है तो सबसे पहले अगर अगर दूसरों को हमें समझना है तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को ही समझना पड़ेगा। दूसरों को अगर हम दूसरों को समझाने जाते हैं कि भाई ऐसा मत करो ऐसा मत करो, पर हमने कभी किया है क्या? हम अपने आप को जानते हैं क्या? और हम ऐसी स्थिति में आते हैं तो हम क्या करते हैं? तो पहले तो अपने आप को जानना चाहिए और फिर दूसरे को समझने का और समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। एंड डेफिनेटली हेल्प्स वन टू अंडरस्टैंड अदर्स। और दूसरों को भी हम इस तरह एक हेल्प कर सकते हैं, दूसरे दूसरे को भी समझने के लिए और समझाने के लिए हम मदद कर सकते हैं। बाय टॉकिंग वी मेक नॉइज, वी डू नॉट अंडरस्टैंड। तो लोग जो चर्चा करते हैं तो चर्चा के अंदर खाली नॉइस ही उत्पन्न होता है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है। और हर जगह पर खास करके ये स्पिरिचुअल में भी बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है, ये सही है वो सही है, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, पर इनमें से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो निकलती है, नॉइस ही आता है। बहुत सारे लेक्चर करने वाले भी होते हैं, वो किसी प्रकार का भी है, वो चाहे एक साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग के लिए है या कोई और चीज के लिए है,
अच्छा बनने के लिए है। हर की चीज के अंदर ज्यादातर तो एक नॉइसी होती है। आज किसी ने मुझे कल कृष्णमूर्ति के विचारों के ऊपर कोई व्यक्ति अपने विचार बता रहा था। ये सुन के मुझे इतना ये हुआ कि मैंने आधे में ही उसको ये उसका जो ऑडियो था बंद कर दिया। लोग ऐसे ऐसे जो खुद कुछ समझते नहीं है और इस तरह जो समझाने का प्रयत्न करते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि जो वो कोई महान व्यक्ति ने जो कहा है वो चीज़ तो इसमें होती ही नहीं है। वो व्यक्ति अपना ही घुसाड़ देती है। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी बनती है। तो ये एक प्रकार का एक नॉइसी है। एक प्रकार का समझो कि पॉल्यूशन ये एक लोग एक दूसरे को फैला देते हैं। If our motives is to understand, this will itself cause the removal of the guard in the other person, which otherwise is not possible. मतलब कि अगर हमारा हेतु दूसरे को समझाने का है, मतलब ये मतलब कि दूसरे को मददरूप बनने का है, तब हमें सामने वाली जो सामने वाली जो व्यक्ति है उसके अंदर भी जो उसने जो वो गार्ड रखा है, जो एक सावचेती एक एक उसके अंदर जो एक ओवर कॉन्शियसनेस है वो निकल जाएगी और वो व्यक्ति सकार देने लगेगी। तो दूसरे को अगर हम दूसरे को हमारा हेतु अच्छा है, दूसरे को समझाने का है या मददरूप बनने का है, तो उस समय वो व्यक्ति जो अपना जो गार्ड रखा है वो छोड़ देगी। वो जो ओवर कॉन्शियस है वो कम कर देगी और वो चीज निकल जाएगी तो वो हमें सकार देगी और वो खुद भी समझने का प्रयत्न करेगी। We have to follow the right biological and chemical processes of lowering the intensity and follow up with a corrective method as shown later in the book. अब देखो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि दो चीज बताई है कि एक राइट बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ लोअरिंग द इंटेंसिटी। मतलब कि केमिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है उसका भी हमारी जो अंदर इंटेंसिटी बनती है उसके साथ संबंध है। तो बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस को हम योग की प्रैक्टिस से एकदम ठीक कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने कहा ना कि करेक्टिव मेथड्स, तो करेक्टिव मेथड मतलब जो जो चीजें उन्होंने बताई है वो रिफाइनिंग से लेके फेज से लेके सारी की सारी चीज करेक्टिव मेथड के अंदर आती है। तो करेक्टिव मेथड अगर व्यक्ति करती है तो उसका बायोलॉजिकल और केमिकल जो प्रोसेस वो एकदम बैलेंस में आ जाएगी। बहुत सही ढंग से बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस चलती रहेगी बॉडी के अंदर। तो उसके इसका प्रभाव आईएसएम केंद्र के ऊपर पड़ेगा। तो इंटेंसिटी जो बनती है फिर वहां भी अच्छी तरह बननी चालू हो जाएगी। तो ये दोनों का एक खास संबंध है। इसीलिए योग हमें हेल्प करता है कि भाई योग करते हैं तो बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस के ऊपर हम सीधी असर करते हैं और उसके द्वारा हम आईएसएम केंद्र के ऊपर भी हम असर डाल सकते हैं। तो ये तावरिया जी की मेथड कुछ इस तरह की है कि आईएएसएम को करेक्शन जो उन्होंने बताया कि भाई 2482 में से 5221 ले जाना है, तो किस तरह ले जाएंगे। हम डायरेक्ट सेंटर के ऊपर काम नहीं कर सकते, पर क्योंकि हम योग करते हैं तो हम केमिकल बायोलॉजिकल चेंजेस ला सकते हैं और उसके द्वारा हम आईएएसएम केंद्र को बैलेंस कर सकते हैं और धीरे धीरे 5221 तक जा सकते हैं। Otherwise, there is only one explosive way left for us to meet a high minus intensity by an equally high minus intensity. This process is followed daily by many all over the world every day, and the newspapers are full of such stories and the sad results of such actions. तो ये अगर नहीं होगा, आप करेक्शन नहीं करोगे, करेक्टिव मेथड से चेंजेस नहीं लाओगे आपके अंदर, आपका इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो नहीं बदलोगे, तो फिर आप हर एक व्यक्ति के अंदर हायर हायर माइनस इंटेंसिटी का स्कोर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और वही दो व्यक्ति आमने सामने आती रहेगी और ये स्कोर बढ़ता जाएगा। जो झगड़ा होता है तो झगड़े के अंदर क्या होता है, दोनों माइनस इंटेंसिटी वाले व्यक्ति आमने सामने आ जाते हैं।
और फिर एक दूसरे को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, तो उसमें तो दोनों की माइनस इंटेंसिटी और ही बढ़ती जाती है। तो जो ये सारी दुनिया में यही खेल चलता रहता है, ये इंटेंसिटी का ही खेल चलता रहता है। और जो हम न्यूज़पेपर वगैरह में, टीवी में देखते हैं, आज यहाँ ये हुआ वो हुआ, ये और कुछ नहीं, इंटेंसिटी का ही खेल समझो उसको। तो अनलेस एंड अनटिल हम खुद प्रयत्न नहीं करते और ये चार केंद्रों को सुधारने का प्रयत्न नहीं करते हैं और पॉजिटिव इंटेंसिटी बनाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तो परिणाम तो यही आएगा, माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी का स्कोर बढ़ जाएगा और हमारे अंदर ये चीज। और फिर ये होता है कि एक पॉइंट के बाद इसको रिपेयर करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि यही पैटर्न, यही सब हम बार बार अनेक जन्मों में यही लेके आते हैं, क्योंकि हमारे जो हमने इकट्ठा किया है वही तो हम दूसरे जन्म में भी लेकर आएंगे ना। ये जन्म में जो इकट्ठा किया है वो ले जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और दूसरे जन्म में भी वही ले आएंगे। तो अगर हमने माइनस इंटेंसिटी का स्कोर इकट्ठा कर लिया इस जन्म के अंदर, तो क्या होगा, वही ले जाएंगे, वही पैटर्न ले जाएंगे, और दूसरे जन्म में वही पैटर्न लेके आएंगे, और फिर से वही जन्म, इस प्रकार का ही बस कामकाज, इसी प्रकार की सब चीजें चलती रहेगी। और हमारे हमारे जो सामने जो इंसिडेंट मिलने आते हैं वो इसी बेस के ऊपर आते हैं, जो अंदर कचरा पड़ा है इसी टाइप का इंसिडेंट भी हमारे सामने आता रहता है। तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ के अंदर हम जिए, केओस के अंदर हम जीते हैं, इसको जो करेक्ट नहीं करते हैं। तो खास ये खास काम करना है हमारे अंदर, और इंटेंसिटी को प्लस के अंदर, हाई स्कोर के अंदर ले जाने का प्रयत्न करना है। टेक दिस थॉट फॉर सीरियस थिंकिंग। Am I wrong when I think I am right? And am I right when I think and consider I am in the wrong? तो ये जरा विचार कर लेना कि भाई जब आप मानते हैं कि मैं गलत हूँ, तब हो सकते है कि आप सच हो, या जब आप सच हो या ऐसा मानते हो तो आप गलत होने की भी संभावना है। तो इसके ऊपर चिंतन कर लेना। ऐसा यहाँ लास्ट एक थिंकिंग का एक थॉट दिया है। यहाँ हम हमारा चैप्टर भी समाप्त होता है। किसी को कोई प्रश्न है तो यहाँ पूछ सकते हैं। हाँ धरा भाई। हाँ बोलो। जैसे अभी आपने बताया था कि इंस्टिंक्टिव सेंटर्स का डायरेक्ट उसको कमांड हम दे सकते हैं, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपने बोला बहुत पावरफुल है और ये सबको ओवर पावर भी कभी कभार कर देता है। तो आपका प्रश्न क्या है? मतलब सवेरे मान लो जल्दी मैं नहीं उठ सकता हूँ, तो वो मूविंग सेंटर का ऑलरेडी इमोशनल सेंटर मूविंग सेंटर के साथ ही आ जाता है ना। हाँ वो केस अलग है। ले लेता है। नहीं वो तो अलग है, वो इसमें इंस्टिंक्टिव का सवाल नहीं है। इंस्टिंक्टिव का जो कामकाज है वो बॉडी का मेंटेनेंस का है। इंस्टिंक्टिव सेंटर जो है हमारे अंदर जो रिपेयरिंग जो काम होता है, जो सेल्स होते हैं उसको नया बनाता है, रिपेयरिंग करता है, नई एनर्जी देता है, ये सब होता है। अब जो अगर सुबह में नहीं उठते हैं तो उसके अंदर अलग अलग कारण बहुत सारे होते हैं, वो देखना चाहिए। उसमें फूड से लेके हर चीज़ को देखना चाहिए। आप कौन से टाइम पर खाते हैं, कितना लेट खाते हैं, आपकी एक्टिविटी क्या है, आपके अंदर जो वायु जो है अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो आलस आती है उसकी वजह से। और इस तरह आपको देखना पड़ता है कि उसके अंदर कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है। इंस्टिंक्टिव सेंटर उसके अंदर नहीं है। इंस्टिंक्टिव सेंटर तो वो अलग ढंग से काम, आलस के अंदर इंस्टिंक्टिव सेंटर नहीं है। ये जो जल्दी नहीं उठना है इसका वो ये सेंटरों का खेल होता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल सेंटर तो समझता है कि भाई सुबह में जल्दी उठ के ये सब योगाभ्यास वगैरह करना चाहिए, पर इमोशनल सेक्स सेंटर अभी उसके लिए रेडी नहीं है। तो अंदर जो कोऑर्डिनेशन या हार्मनी होनी चाहिए या इक्विलिब्रियम होना चाहिए वो नहीं है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो हमें ये प्रयत्न करना है कि जो सुबह में उठ के जो करना है उसकी वैल्यू क्या है, ये इमोशनल सेंटर को भी हमें समझानी पड़ेगी, तब जाके इमोशनल सेंटर हमें सहकार देगा। ठीक है, धन्यवाद। ओके। और कोई? बात कर रही हूँ। कौन? मुग्धा बात कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। कभी कभी अभी
जैसे कि 3SR भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अवेयरनेस आता है, पूरा दिन फ्रेश भी लगता है, बट कभी कभी बहुत फटीग भी लगता है उस टाइम पे, मतलब नींद नहीं आती, वो एक्चुअली वो फटीग होता है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? इसमें दो बात है। अगर वो आपको शाम को कोई ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और इसकी वजह से नींद नहीं आती है। तो आप शाम को प्रैक्टिस जो करते हैं तो कम कीजिए। कई बार नए लोगों को क्या होता है कि ये 3SR भी सोते सोते करते हैं, उसमें भी शुरुआत में ये तकलीफ़ होती है कि एनर्जी बढ़ जाती है, और नेचुरली जब एनर्जी बढ़ जाती है तो नींद नहीं आती है। पर उसमें घबराने की बात नहीं है। नींद नहीं आती है तो 3 स्टेप करते रहिए, और 3 स्टेप नहीं करना हो तो शांति से सो जाइए। वो कोई चिंता की बात नहीं है, शुरुआत के समय में ऐसा होता है। और फटीग अगर लगता है तो वो कोई सेंटर का एक लीकेज है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं या ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व है कोई चीज़ के अंदर, तो या इंटेलेक्चुअल सेंटर से या इमोशनल सेंटर से, कोई सेंटर से हमारा लीकेज हो जाता है, एनर्जी लीक होती है, तो वो ज़रा देख लेना ज़रूरी है कि हम ज़्यादा इमोशनल तो नहीं है। छोटी छोटी बातों में ज़्यादा इमोशनली हम ओवर अटेंटिव बन जाते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। या कई लोगों का थिंकिंग सेंटर, इंटेलेक्चुअल सेंटर ज़्यादा काम करता है, दिन भर सोचते रहते हैं, तो वो उसके कारण भी एक फटीग थकान का एक अनुभव होता है। तो ऑब्जर्वेशन करने से आपको पता चलेगा, फिर आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, या इमोशनल सेंटर या इंटेलेक्चुअल सेंटर। तो वो ऑब्जर्वेशन मतलब जब फटीग लगता है, हाँ तब एक्चुअली किस कारण से लगा, उसके पहले क्या कर रही थी मैं, वो देखना है मुझे, हाँ और वो जान के उसके ऊपर काम करना है, ऐसे बोल रहे हाँ, मतलब कि आपका ये तो आप बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे कि भाई आपका जो अगर रैशनल माइंड है तो आपका थिंकिंग ज़्यादा रहेगा, आपका इमोशनल स्वभाव है तो आपका इमोशनल का प्रभाव रहेगा। वो तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि भाई हर एक का नेचर इमोशनल है या इंटेलेक्चुअल अप्रोच वाला है। तो ये आपके अंदर एक बात पहले क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि भाई इंटेलेक्चुअल सेंटर आप ओरिएंटेड है, तो किस प्रकार के आप ज़्यादा विचार कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये आपको ऑब्जर्व करना है और इसके ऊपर काम करना है। और मानो कि आपका स्वभाव इमोशनल ज़्यादा है, तो आपका इमोशनल अटैचमेंट क्या है, कहाँ कहाँ है। मानो कि बच्चे घर में, तो उसके अंदर इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा है, कोई और चीज़ों के अंदर इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा है, तो वो आपको ढूंढ के ज़रा देखना पड़ेगा, और फिर उसके ऊपर आप ज़रा अटेंटिव बन के काम करोगे तो वो ठीक हो जाएगा। ओके, બીજા કોઈને કંઈ પ્રશ્ન છે? ठीक है, तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम और कोई नया टॉपिक लेके फिर से नेक्स्ट वीक मिलेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। पढ़ते रहना, समझते रहना, कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट वीक में और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। थैंक यू। हाँ थैंक यू। सर। हाँ थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।